कर दिया गया सिस्टम और संघवाद के ढांचे को साइड में कर दिया गया। अभी यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई तमिलनाडु से, एक स्कीम चला रखी थी कि पैसे दो जॉब लो। यहाँ पर गवर्नर जो है वो काफी सारी ऐसी चीजें करते हुए नजर आते हैं, खासकर उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए जिस स्टेट में कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जब हम लोग गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक रेप्यूटेड और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे देश के अंदर में। रीजन क्या है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट होकर आते हैं, पर लेकिन गवर्नर साहब इलेक्ट होकर नहीं आते, और ये इस चीज को सबसे बुरी चीज बनाता है। दोस्तों, इंसान कुछ ऐसी गलती कर देता है कि आने वाली जनरेशन जो है उसको कलंक की तरीके से देखती है। जैसे आप लोग अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो कई बार ऐसी गलतियां जो हैं हमारे पॉलिटिशियन के द्वारा की गई है। जैसे उनमें से एक सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी 1975 से लेकर 77 तक देश के अंदर में इमरजेंसी लगाना। तो ये क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली कि आने वाली जनरेशन को ये देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ हमारे देश में भी देखते हुए मिला है। बेसिकली ऐसे कुछ कंडीशन हुई है कि इस टाइम पर देश को जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि जो फेडरल सिस्टम था, यानी कि जो संघवाद का ढांचा था उसको साइड में रख दिया गया। ऐसी एक घटना मतलब जिस तरीके से यहाँ पर सेंट्रलाइज कर दिया गया सिस्टम और संघवाद के ढांचे को साइड में कर दिया गया। अभी यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई तमिलनाडु से जो न्यूज़ निकल कर आई उसको अब तक आप लोग देखते हैं, ये काफ़ी लंबे समय से क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरी देश के अंदर में यहाँ पर कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो तमिलनाडु आप लोगों को हमारा साउथ इंडिया में राज्य देखने को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के साथ में बॉर्डर टच करता है, और पुदुचेरी जिसके टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है आप लोगों का येनम में, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा कराईकल में, चौथा मेहे में, यानी कि पुदुचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये आप लोगों को ये बताना कि पुदुचेरी का हाई कोर्ट किसके पास में है, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। अभी मैं आप लोगों को टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ। अभी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में बेसिकली एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्कीम चला रखी थी कि पैसे दो जॉब लो। तो पैसे दो जॉब लो, उसके चक्कर में यहाँ पर वो भाई साहब जो हैं जेल में भी गए। उन एक तरीके से काफ़ी सारी कंडीशन खराब हुई, बहुत सारी एक तरीके से नहीं, कई एक केसेस जब चलते हैं तो इंसान जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रस्ट्रेट भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो पूरा माहौल जो था वहाँ पर एक तरीके से गरमाया होता काफ़ी अच्छे लेवल पर कुछ दिनों से। अभी जो गवर्नर साहब हैं उनके द्वारा काफ़ी बड़ा काम किया गया। उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो मिनिस्टर थे उनको क्या कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया। डिसमिस मतलब उनकी पोस्ट से हटा दिया। तो जैसे ही उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया, कुछ समय लगभग 3-4 घंटे तक ये ऑर्डर जो है वो इशू करके रखा गया। उसके बाद में गवर्नर साहब को लगा यार बहुत बड़ी गलती कर दी, तो ये तो मैंने बिल्कुल ही बवाल कर डाला, और यहाँ पर फिर इन्होंने 4 घंटे बाद में वो जो नोटिस है वो वापस ले लिया। पर तब तक जो है रायता बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस भी हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अब से पहले भी यहाँ पर गवर्नर जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हुए नजर आते हैं, खासकर उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए जिस स्टेट में कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो गवर्नर्स जो हैं वो आज की डेट में क्या करते हैं, वो बिल को भी होल्ड करके रखते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को उस तरीके से काम नहीं करने देते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करना चाहती है। तो पॉलिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, एक एक बात ध्यान से सुनना, एक पूरा चैप्टर भी लगभग आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा। दोस्तों, जब हम लोग गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक रेप्यूटेड और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे देश के अंदर में। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे सेंटर के पास में प्रेसिडेंट होते हैं ऐसे ही स्टेट के पास में गवर्नर होते हैं। पर सबसे बुरी कंडीशन क्या है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट होकर आते हैं, पर लेकिन गवर्नर साहब इलेक्ट होकर नहीं आते, और ये इस चीज़ को सबसे बुरी चीज़ बनाता है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर इलेक्ट होकर आते हैं और एक तरीके से ना ही यहाँ पर जो पर्टिकुलर कन्वेंशन देखने को मिलती है कि किसी गवर्नर को अगर आप लोगों को अपॉइंट करना है तो थोड़ा चीफ मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लेना, तो वो दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलता है। संविधान के हिसाब से अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और खुद सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बातें बोल चुके हैं कि ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। आप लोग इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे एम्प्लॉय की तरीके से यूटिलाइज करते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नौकरी करते हैं, नहीं, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है यार, और इसको इस तरीके से नहीं यूटिलाइज किया जा सकता, ये गलत तरीका है।
अगर बात करें आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक का पार्ट 6 के अंदर में गवर्नर जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में आता है, इनके बारे में बात की जाती है। गवर्नर जो रहता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि स्टेट के अंदर में जो भी काम होंगे वो गवर्नर के नाम पे होंगे। जैसे सेंटर के अंदर में जो भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, पर लेकिन ये एक नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड किसके होते हैं यहाँ पर, एक तरीके से ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं, और इसी के साथ में एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। यानी कि ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या वो संविधान के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर उस सरकार को साइड में रखा जाए। तो ये भी फंडा यहाँ पर रहता है। तो कहीं ना कहीं ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, ये चेक करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिस्टमेटिक वे में अपना काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अभी मुद्दा क्या हुआ, 7th जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, गवर्नर जो था वो एक राज्य का एक गवर्नर हुआ करता था, पर लेकिन कई बार कई सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ कमियां पड़ जाती हैं, तो बोला कि एक राज्य के गवर्नर को दूसरे राज्य की गवर्नर की पोस्ट भी दी जा सकती है। तो इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में एक राज्य के यहाँ पर मतलब 2 राज्य के एक गवर्नर भी हो सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जो कि सबसे बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, और ना ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इसके बारे में डिबेट और डिस्कशन किए भी गए थे, पर लेकिन मुद्दा क्या निकल कर आया, जब संविधान असेंबली के अंदर में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में ये डिबेट डिस्कशन का मुद्दा चल रहा था, तो ये लगा कि चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड है, ठीक है, गवर्नर भी इलेक्टेड है, तो दोनों के बीच में रस्साकसी देखने को मिलेगी, पावर किसकी रहेगी, इसके बीच में एक रस्साकसी और निकल कर आ जाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर इसके इलेक्शन की मनाही कर दी। हालांकि कुछ क्वालिफिकेशन है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और 35 साल की यहाँ पर एज होनी चाहिए, यानी कि जैसे यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं 3 साल वेट करो और उसके बाद में गवर्नर बन जाओ। ठीक है ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक मैंने पहले जब पढ़ाया था ये टॉपिक, तो एक बच्चा कह रहा है सर 3 साल वेट ही को करना है, 25 साल की उम्र में सीधे प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए या चीफ मिनिस्टर ना बन जाए। मैंने कहा ये शाबाश बेटा है फॉरवर्ड चल रहे हो अभी यहाँ पर कुछ कन्वेंशन है जिसके ऊपर कई बार सोचा जाता है कि क्या ये कन्वेंशन जो है वो काम करती हैं। जैसे कि जब भी यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को तो कंसल्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर के साथ में। ये शायद कभी होता होगा, आज तक मैंने तो देखा नहीं है, इतने दिन पढ़ाते हुए बोलिए कि किसी प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट करते हुए चीफ मिनिस्टर से पूछा हो। तो ये कन्वेंशन जो है ये कन्वेंशन की कन्वेंशन ही रह जाती है, यानी कि कोई भी इसको जो है डिस्कस नहीं करता है। और कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं परंपरा चली हुई आ रही है कि ऐसा कर लेना चाहिए, पर लेकिन वो परंपरा जो है बार बार धूलमित होती नजर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ताकि जो कोई गवर्नर की पोस्ट जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड न रहे, तो बोला यह जाता है कि शुड बी एन आउटसाइडर, यानी कि जिस राज्य में जो कोई गवर्नर होगा वो उस राज्य का होगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे उस राज्य की। तो इसलिए कोई ऐसा पर्सन बनेगा जो कि उस राज्य का न हो। चीफ जस्टिस जो है यहाँ पर अगर बात करें कंसर्न हाई कोर्ट के, वो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर उसको ओथ दिलाते हैं, और अगर वो यहाँ पर नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो ओथ दिलाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर 5 साल का टेन्योर होता है, पर लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसलिए घर की बात है तो घर में ही रेजिग्नेशन देकर जाते हैं, प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देकर जाएंगे अगर इनको रिटायरमेंट लेना है तो। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर बात करें तो बात करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ये इज नॉट जस्टिसेबल, यानी कि प्रेसिडेंट गवर्नर को रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव का मैटर हो जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि इन्हीं को देखने दो कि इस चीज को कैसे लेके चलना है और कैसे नहीं लेके चलना है। हमारे देश के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं आप लोगों को, जो मॉडल फॉलो करते हैं वो कैनेडियन मॉडल है। अमेरिका के अंदर में जो गवर्नर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पर कनाडा में यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर जो है वो यहाँ पर ये अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर ये बेसिकली इलेक्टेड मेंबर नहीं होना चाहिए, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। और वो दिक्कतें कई बार देखने को मिलती भी है इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। और ये आज की बात नहीं है, पहले भी जैसे मैंने बताया इसके ऊपर कई सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं कि गवर्नर की पोस्ट को कैसे रखना चाहिए भाई साहब ये बता दो, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अभी जो गवर्नर साहब हैं यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली, गवर्नर साहब अगर कुछ भी काम करते हैं
तो यहाँ पर एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वो ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी से किसी को भी उखाड़ के फेंक देंगे, किसी को भी रेजिग्नेशन एक तरीके से किसी को भी डिसमिस कर देंगे। वो उसी इंसान को डिसमिस करेंगे जिसको चीफ मिनिस्टर, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, अगर वो एडवाइस करे आकर गवर्नर को तभी वो काम करेंगे। पर जिस तरीके से गवर्नर ने बिना किसी एड एंड एडवाइस के यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया, तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है और गवर्नर को उनकी पोस्ट से हटाना चाहिए। तो ये भी बातें यहाँ पर चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर हाहुल्ला भी हुआ। तो यहाँ पर कई सारे इशू देखने को मिले। गवर्नर के पास में 4 मुद्दे होते हैं बेसिकली, या तो वो किसी बिल को एसेंट दे दे, यानी कि ठीक है सही है भाई साहब जाओ एंजॉय करो, या फिर उसको रोक के रख ले लंबे समय तक, या रिटर्न कर दे पर लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर यहाँ पर क्या किया जाए इसी के साथ में रिजर्व रख ले बिल प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट साहब इसको देखेंगे। पर लेकिन प्रेसिडेंट के लिए जब रिजर्व रखा जाएगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर वो संविधान के हिसाब से ना हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब संविधान को अपोज न कर रहा हो किसी भी तरीके से, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से हो, इसी के साथ में देश की सिक्योरिटी को कोई हर्ट न पहुंचा रहा हो, इसी के साथ में एक्वाइजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब कोई केस होता है आर्टिकल 31A के अंदर में, तो इसको यहाँ पर इसके तहत देखा जाता है। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया, डीपीएसपी वाला पॉइंट ये याद रखना, किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन गया कि प्रेसिडेंट के लिए कब कब यहां पर इसको रोक कर रखा जा सकता है। तो दोस्तों गवर्नर की पोस्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 3 सिस्टम के द्वारा इसके बारे में अलग अलग गाइडलाइन जो है वो प्रपोज की गई। इसमें पहले थे सरकारीय कमीशन, दूसरा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्किंग होती है, जो कि संविधान की जो वर्किंग है उसको रिव्यू करना कि संविधान ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और तीसरा था यहाँ पर जस्टिस मदन मोहन पुंची, जिसको आप लोग MM पुंची के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों के द्वारा अलग अलग बातें बोली गई गवर्नर के नाम पर। क्या क्या बातें बोली गई हैं एक एक कर आसान शब्दों में आप लोगों को बताता हूं, बड़ी ही आसान सी बातें बोली गई हैं। जैसे सरकारी कमीशन ने क्या बोला, जो कि 1983 में आया था, इसने साफ साफ बोला कि गवर्नर की पोस्ट को इंडिपेंडेंट बनाकर अगर रखना है तो यहां पर क्या करना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसल्ट करें प्राइम मिनिस्टर के साथ में जब भी गवर्नर का सिलेक्शन किया जाए। यानी कि गवर्नर का सिलेक्शन ऐसा नहीं कि बस सरकार जो है वो अपने हिसाब से यहां पर बस उठाए और बैठा दे, एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू गवर्नर को जो है अपॉइंट किया जाए। इससे फायदा क्या होगा, उसके इंडिपेंडेंट रहने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कि वो अपने हिसाब से भी काम कर सकता है। आज के में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार का एक तरीके से इंप्लॉय है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेटमेंट देकर बोली है, मेरे शब्द नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि इसको अपना इंप्लॉय मत समझो, ये एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक ऑफिस है। पॉइंट नंबर 2, यानी कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसके लिए कमीशन बनाया गया था 2000 में। इस कमीशन ने भी देखा यार गवर्नर की पोस्ट की बड़ी बेकदरी हो रखी है, तो इन्होंने भी सजेस्ट किया कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो अपॉइंट करना चाहिए प्रेसिडेंट से, पर लेकिन अपने हिसाब से नहीं, किसी जिस राज्य में उसको अपॉइंट किया जा रहा है उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाए। इससे क्या होगा भाई, कल को दोनों को मिलकर काम करना है ना, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर को। अगर आप लोग उसके ऊपर एक ऐसा बंदे को ले जाके बैठा दे रहे हो जो उनके साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयारी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर तो वहां पर बर्तन फूटेंगे, एक दूसरे के सर फूटेंगे उसके साथ में। और ऐसा ही हर एक राज्य में देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखा होगा वेस्ट बंगाल में भी सेम कंडीशन है, इसी के साथ में दिल्ली के अंदर में जो LG की बात चल रही है, इसी के साथ में तमिलनाडु में एक कंडीशन देखने को मिली, कुछ दिनों पहले केरला में एक कंडीशन देखने को मिल रही थी। मतलब जहां जहां और गवर्नमेंट सेंटर की और गवर्नमेंट स्टेट की अलग अलग दोनों, उसमें यहां पर ये कंडीशन बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं मदन मोहन पुंची कमेटी। 2007 में आई भाई साहब ये कमेटी। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि एक कमेटी बनाओ आप लोग। इस कमेटी ने ये बोला कि एक कमेटी बनाओ आप लोग और उस कमेटी में कुछ लोगों को रखो जो कि गवर्नर को बेसिकली अपॉइंट करेंगे। कौन, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए और चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के जिसके लिए गवर्नर चूज करना है, इनको मिलाकर इनसे कंसल्ट करना है, बाकी का अपना यहां पर रिकमेंड करें और उसके बेस पर यहां पर आप लोग गवर्नर को लेकर आओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 और भी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर, यानी कि प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार यहां पर काम करते हैं गवर्नर, ये यहां पर देखने को मिलती है। इसको डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि इसको डिलीट करेंगे तो फिर गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांड का आदमी नहीं रहेगा, फिर वो एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट पोस्ट होती नजर आएगी और गवर्नर भी अपने हिसाब से यहां पर काम कर पाएंगे और वो काम करेंगे एड एंड एडवाइस टू द जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से।
और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बोली गई, ये हालांकि ये सारी बातें बोल तो दी सामने वाले ने, पर इनको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया कि इंपीचमेंट करवाओ गवर्नर का, वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से, अगर गवर्नर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करता है, यानी कि गवर्नर को उसी हिसाब से काम करना है जैसे कि यहां पर उसको काम करने के लिए होना चाहिए। यानी कि कैसे होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट काम करते हैं, मतलब एक तरीके से एड एंड एडवाइस से काम करते हैं ना हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से, इसी तरीके से यहां पर गवर्नर जो है वो भी यहां पर उसी तरीके से काम करे। और ये तब होगा जब यहां पर गवर्नर को थोड़ा सा तो ये होगा कि यार कल को अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे यहां से हटाया जा सकता है। तो एटलीस्ट थोड़ी सी एक होती है, एक थोड़ा सा एक कंट्रोल आप लोग बोल सकते हैं हल्का सा, क्योंकि गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड पर्सन है और यहां पर सेंटर के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे हैं, सॉरी जो बाकी के जो लोग हैं यहां पर, वो किसके द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें याद रखिए, जिसे मैंने बताया अभी गवर्नर की पोस्ट के बारे में सारी बातें, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ठीक है, और खासकर जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ पर कि गवर्नर जो है एक संवैधानिक पोस्ट है, तो यहाँ पर एक बेसिक सी चीज है कि संवैधानिक पोस्ट को संविधान के हिसाब से ही काम करने दो, उसको एक सरकार का एम्प्लॉय मत बना के रखो यार। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है एक आर्टिकल भी है संविधान के अंदर में जो कि बोला गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कि ये कभी यूज नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 356। ठीक है पर लेकिन आज की डेट में इतनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है जिसकी कुछ हद नहीं है, इतनी बार यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ऐसा आर्टिकल था, लग रहा था कि भाई इसको कोई यूज़ नहीं करेगा, पर लेकिन ये आज तक का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले आर्टिकल में से भी एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जरूरी है चीज़ों को बैलेंस बना के रख के चलना। चलिए, जो भी है फिलहाल के टाइम पर गवर्नर की पोस्ट जो है वो बैलेंस बनाने वाली होती है, पर लेकिन इम्बैलेंस का काम कर रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से न्यूज़ में आ गई। क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं, रीजन भी है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बार बार यहां पर न्यूज में आता है गवर्नर साहब, तो देख सकते हैं यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2018 का था, उसने बात की यहां पर एलजी के बारे में, दिल्ली से रिलेटेड जो बात निकल कर आई। ऐसे ही यहां पर बात की गई गवर्नर के रोल के बारे में, तो यहां भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो गवर्नर न्यूज में रहते हैं यार, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो इसलिए यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 153 से 167 तक पार्ट 4 में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है एग्जीक्यूटिव के बारे में, और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, और गवर्नर जो है शुड क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को बताना है करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सी है, ओनली एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो कौन सी है ये आप लोग बता दो, क्योंकि यहां पर तो 5 की जगह 6 होगा, ये सही है। और यहां पर लोकसभा की बात कहां से आ गई भाई साहब वो तो बेचारा एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जो गवर्नर है शुड बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा कुछ होता है क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा गवर्नर होगा, तो यहाँ क्या मतलब है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर तो एज 25 है भाई मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की, और यहां पर कितनी है 35 है, तो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की बात हो जाएगी क्या यहाँ पर, तो अपने आप गलत हो गई स्टेटमेंट। तो बड़े ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं यार, आंसर यहाँ पर ये हो गया, तो आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बात की जा रही है कमेटी के बारे में और कमीशन के बारे में, आर्ग्यू करना है कि किसने इम्पीचमेंट के बारे में बात की थी गवर्नर के बारे में, कि गवर्नर का इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो ये याद रखना, ये MM पुंची थे जिनके द्वारा ये बात बोली गई थी, इनको मदन मोहन पुंची के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, पुंची कमीशन का नाम सुनते हैं ना, तो वही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो बेसिक सी स्टेटमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल प्योर। तो आर्टिकल कैसा लगा, बाकी ये बताओ कि गवर्नर साहब ने जो किया क्या वो सही किया, अपनी पावर का ही क्या सही इस्तेमाल है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा देना, हालांकि उनके पास में मिनिस्ट्री नहीं थी, पर फिर भी एक तरीके से उनको हटा देना इस तरीके से बिना चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किए, तो ये संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है, इसीलिए बोला गया था कि गवर्नर को हटा देना चाहिए अभी। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल था इंपॉर्टेंट, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जान लिया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, है कि नहीं।